नमस्कार दोस्तों। जेएनयू एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। जेएनयू जिसका नाम सुनते ही दिमाग में कुछ चीजें आती हैं। क्या सच में वहां महिषासुर के पक्ष में कैंपेन चलाया जाता है? क्या जेएनयू में सच में कभी मनमोहन सिंह का भी विरोध किया गया? क्या सच में इंदिरा गांधी ने जेएनयू को 45 दिनों तक बंद कर दिया था? या फिर क्या सच में वहां पे अफजल गुरु की बरसी मनाई जाती है? क्या सच में जेएनयू नक्सलियों के समर्थक वहां पे मौजूद हैं? या फिर क्या सच में जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियां होती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के सही जवाब। जेएनयू का जो इमेज हमारे और आपके बीच है, वह क्या सिर्फ मीडिया के द्वारा बनाया गया एक इमेज है या फिर उसमें कुछ सच्चाई भी है? तो अगर आप जेएनयू के बारे में सब कुछ सही जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। यानी जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें ऐसी पढ़ाई हो रही है कि एक खास जाति को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं वहाँ लोग। यूनिवर्सिटी में से एक जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के भीतर दीवारों पर लिखे इन जाति सूचक नारों ने जेएनयू को एक बार फिर विवादों में ला दिया है। जेएनयू को बचाने की लड़ाई के साथ खड़े हैं, जो रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, उनको मैं लाल कलाम के इस अकाउंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि जेएनयू का आइडिया आया कहां से। जब हमारा देश आजाद हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी लागू हो चुका था, उस वक्त हमारे देश के लिटरेसी रेट जो था वो मात्र 18% था। अपने देश को डेवलप करने के लिए इस रेट को बढ़ाना बहुत जरूरी था और लोग भी पढ़ाई लिखाई के प्रति थोड़े से जिज्ञासु हो रहे थे। उस वक्त हमारे देश की राजधानी दिल्ली में मात्र एक यूनिवर्सिटी थी। सरकार को भी यह पता था कि कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का बोझ संभाल नहीं पाएगी। साल 1950 से 1960 के बीच यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इन बढ़ती हुई संख्या को देख के साल 1963 में यूजीसी के सुझाव पर उस वक्त के हमारे शिक्षा मंत्री एमसी छागला हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह बोलते हैं कि हम दिल्ली में एक नए विश्वविद्यालय का शुभारंभ करेंगे और उसका नाम भी हम आपके नाम पे रखना चाहते हैं। पर उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू जी इस चीज के लिए एग्री नहीं करते हैं कि उनके जीते जी किसी भी संस्थान का नाम उनके नाम पे रखा जाए। नेहरू जी ने यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव को तो मान लिया, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का नाम अपने नाम पे रखा जाए वह इस चीज को नहीं मानते हैं। उस वक्त नेहरू जी ने यूनिवर्सिटी का नाम रायसीना रखना सही समझा था। जी हाँ दोस्तों, रायसीना। जेएनयू का पहला नाम नेहरू जी ने रायसीना सोचा था। बहुत हद तक यह बात बन भी चुकी थी, पर 27 मई 1964 को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी पर जब आगे डिस्कशन किया जाता है तो सभी लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के याद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू रखा जाएगा। साल 1964 राज्यसभा में जेएनयू बनने का बिल आसानी से पास कर लिया जाता है। 1966 में इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाता है और फाइनली साल 1969 में यूनिवर्सिटी जेएनयू स्टूडेंट के लिए शुरू कर दी जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग हर साल सेंट्रल मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट जेएनयू को 450 करोड़ रुपया का फंड करती है। इसके अलावा जो कुछ स्टूडेंट का फीस वहां पे जमा होता है रेवेन्यू के रूप में, जेएनयू के इनकम का सोर्स यही दो चीज है। साल 2017 में जेएनयू विजिटर्स अवार्ड फॉर वेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड जीत चुकी होती है। इंडिया वेस्ट यूनिवर्सिटी में यह हमेशा टॉप 5 में स्थान बनाता है और फिलहाल भी यह दूसरे स्थान पे आपको दिख जाएगा। जेएनयू की पढ़ाई कितनी बेहतरीन है, पर इन सब के बावजूद जो सबसे ज्यादा बातें आपको हैरान करेगी, इतने सारे अचीवमेंट के बाद भी जेएनयू अच्छे नहीं बल्कि विवादित चीजों के कारण न्यूज में हमेशा बना रहता है और हालिया विवाद आपको यही दिखाएगा। आप भले ही 2016 में जेएनयू विवाद के बारे में जेएनयू को ज्यादा जानते हो, पर साल 2013 में जेएनयू के अंदर महिषासुर शहादत दिवस मनाया जाता है और इस दिन के बारे में वहां के छात्रों का यह कहना था जो इसको मना रहे थे कि महिषासुर और मां दुर्गा की लड़ाई कोई भगवान की लड़ाई नहीं थी बल्कि आर्य और अनार्य की लड़ाई थी। इसमें महिषासुर एक आदिवासी दलित था जिसे आर्य ने मारा था। हैरानी की बात यह है, इस इवेंट को सपोर्ट करने वाले में से जेएनयू के ही प्रोफेसर भी थे जिन्होंने इस इवेंट पर अच्छी खासी स्पीच भी दी थी। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चुनाव एक आम प्रक्रिया है, बहुत ही साधारण बात है, पर जेएनयू छात्र संघ का चुनाव पूरे देश को प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे देश में यहाँ पे हर तबके के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। जेएनयू में लेफ्ट विंग का ज्यादा बोलबाला है। साल 1975 से ही जेएनयू की पॉलिटिक्स बहुत ही चर्चा में ज्यादा रही है। जेएनयू में बिहार और बंगाल के सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जिस कारण से यहाँ का जो लेफ्ट विंग है
उसका प्रभाव जेएनयू तक आपको आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार और बंगाल में लेफ्ट अभी भी अच्छा खासा मौजूद है और केरल में इनकी सरकार है। जेएनयू में एसएफआई संगठन, जो कि सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ एक छात्र संगठन है, सबसे ज्यादा वही यहाँ पे चुनाव जीतता है। अभी तक यहाँ पे कोई भी दूसरा संगठन, जैसे कि एनएसयूआई जैसा कोई भी संगठन का कोई भी सदस्य यहाँ पे चुनाव नहीं जीत पाया है। सीताराम येचुरी, जिनका नाम हम और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेफ्ट के सबसे बड़े दिग्गज नेता हैं। वह जेएनयू के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। सन 1977 से सन 1978 के बीच वह जेएनयू के प्रेसिडेंट थे। आईएसए यहाँ पर एक दूसरा संगठन है जो सीपीआईएम के विचारधारा से जुड़ा हुआ एक छात्र संगठन है। यह संगठन भी जेएनयू में लगभग 11 बार चुनाव जीत चुका है। तो इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं कि सीपीआई का कोई भी लेफ्ट विंग या सीपीआई ही यहाँ पे चुनाव जीतता है, बाकी दूसरे संगठन यहाँ चुनाव नहीं जीत पाते हैं। जेएनयू कांड 2016 से चर्चा में आए कन्हैया कुमार ऐसे संगठन से ही थे जिन्होंने बाद में सीपीआईएम से टिकट लेकर बेगूसराय से चुनाव लड़ा था। एबीवीपी, जो कि बीजेपी से जुड़ा हुआ एक छात्र संगठन है, उन्होंने भी एक बार यहाँ पे चुनाव जीता है, जिसके उस वक्त के अध्यक्ष संदीप मोहपात्रा हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी एक अच्छे खासे वकील हैं। साल 2016 से साल 2020 जेएनयू के लिए कुछ ज्यादा ही विवादित रहा था। जेएनयू के साथ विवाद की शुरुआत 1975 से ही हो जाती है, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, और वह पहला वक्त था जब इस यूनिवर्सिटी के लेफ्ट और राइट दोनों विंग ने मिलकर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का विरोध किया था। जिस वक्त इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का पूरा जेएनयू विरोध कर रहा था, आपको यह जान के हैरानी होगी, उस वक्त मेनका गांधी भी जेएनयू में ही पढ़ाई कर रही थी। वहीं इमरजेंसी के दौरान सीताराम येचुरी को गिरफ्तार भी किया गया था, जो आज देश के एक बहुत ही बड़े सम्मानित नेताओं में से एक हैं। वो उस वक्त जेएनयू प्रेसिडेंट भी थे। सीताराम येचुरी इंदिरा गांधी के खिलाफ सड़क पे अपनी मांगों को लेकर उस वक्त इंदिरा गांधी के सरकारी आवास का घेराव भी किया था, और वहीं से धीरे धीरे जेएनयू में लेफ्ट विंग की पकड़ बढ़ती जाती है। अभी जेएनयू के बने हुए 11 साल ही हुए थे, और ये साल था सन 1980। जेएनयू की दो लेफ्ट विंग पार्टियां और उसके छात्र आपस में उलझ जाते हैं, और साल 1980 में जेएनयू में झगड़ा होता है बहुत ही जबरदस्त छात्रों के बीच। जेएनयू प्रशासन से भी यह झगड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, और इस लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी ने सबसे पहले 1980 में ही जेएनयू को अगले 45 दिनों तक बंद कर दिया था पूरे तरीके से। 16 नवंबर 1980 से 3 जनवरी 1980 तक जेएनयू पूरे तरीके से बंद था। साल 2000 में जेएनयू दोबारा विवाद में आया था, जब सन 2000 में इंडो पाक मुशायरा के दौरान कुछ पाकिस्तानी कलाकारों ने कुछ ऐसी शायरी पढ़ी जो भारतीय सेना के वहां बैठे ऑफिसर्स को नागवार गुजरती है। और भारतीय सेना के ऑफिसर्स जब इस चीज का विरोध करते हैं तो जेएनयू के कुछ छात्र बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने भारतीय सेना के उन अफसर्स पर ही हमला कर दिया था। इंटरनेशनल एटॉमिक सेशन में वोटिंग के दौरान भारत ने अमेरिका का पक्ष लिया था, आपको याद होगा। उसमें उन्होंने ईरान का पक्ष नहीं लिया था। जेएनयू में इस बात के लिए भी मनमोहन सिंह को बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। उन्होंने ईरान का पक्ष क्यों नहीं लिया, जो इस बात को दर्शाती है कि जेएनयू में लेफ्ट विंग का बहुत बड़ा गढ़ बहुत पहले से ही बन चुका था। के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जेएनयू में पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्टैचू का अनावरण करने के लिए आते हैं, तो जेएनयू के विद्यार्थी उनका स्वागत काला झंडा दिखाकर करते हैं। साल 2010 सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद होते हैं। एनएसयूआई के प्रेसिडेंट शेख शहनवाज के अनुसार उस वक्त की कुछ पार्टियां, उस वक्त के कुछ संगठन, जिसमें से 2 संगठन का नाम सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, उन दोनों संगठनों ने, जो कि लेफ्ट विंग से प्रभावित थी, उन्होंने फोरम अगेंस्ट यूआर के नाम से एक कल्चरल प्रोग्राम नाम का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें वो देश के विपरीत उन 76 जवानों की मौत के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया था। शेख शहनाज के अनुसार उस वक्त फोरम अगेंस्ट वार के नाम पे जो ये प्रोग्राम क्रिएट किया गया था, उनमें उन 76 जवानों की शहादत को मजाक उड़ाया गया था। यहाँ तक कि उस प्रोग्राम में मौजूद कुछ छात्रों ने माओवाद जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। उस वक्त के छात्र संगठन एबीवीपी ने इस घटना का बहुत ही विरोध किया था। तो वहां के छात्र जो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका यह कहना था कि ये सेलिब्रेशन उन जवानों के लिए नहीं है जो शहीद हुए हैं, पर यह एक ऐसा विवाद था जिसके बारे में बहुत सारी जानकारियां बाहर निकल के आई, और ये ऐसा कुछ घटना हुआ था, ये सत्य आज भी मौजूद है। और इस आयोजन के लिए जो वहां चश्मदीद थे, जो उन्होंने इस चीज को देखा था, उस कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी उन्होंने कहा था कि हाँ, ऐसा चीज वहां पे मनाया गया था। साल 2014 में बीजेपी सत्ता में आती है, और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा पहली बार होता है कि किसी यूनिवर्सिटी के छात्र के ऊपर
देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है। कुल मिलाकर जिस यूपीए की सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में एक यूनिवर्सिटी को शुरू किया था, वह कैसे 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। साल 2005 में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ वहां पे काले झंडे दिखाए जाते हैं और 2014 आते आते 16 आते आते वहां के छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा तक दर्ज हो जाता है। यूपीए की सरकार उस वक्त इस मुद्दे को ज्यादा नहीं उछाली थी खुद को काला झंडा दिखाने के लिए। इसका एक कारण यह भी था कि लेफ्ट विंग का समर्थक उस वक्त यूपीए की सरकार को था, जिस कारण से इस बात को मीडिया में ज्यादा आने के लिए नहीं दिया गया था। जेएनयू सरकार का विरोध कर रही है, ये बातें उस वक्त ज्यादा वायरल नहीं हुई थी। 9 फरवरी 2016 जेएनयू में एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। वहां के छात्रों के अनुसार, जो कि मीडिया को उन्होंने बताया कि 9 फरवरी 2016 को कश्मीर के एक सेपरेटिस्ट नेता मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की फांसी जैसे मुद्दे पे एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें इन दोनों के फांसी की सजा पे चर्चाएं होने वाली थी। हर से कुछ कश्मीरी स्टूडेंट भी इस इवेंट में चर्चा के लिए बुलाए गए थे। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो 10 स्टूडेंट शामिल थे, उनमें से ही एक था उमर खालिद। ये लोग चर्चा इस बात पे कर रहे थे कि अफजल को मिला डेथ पेनल्टी कितना सही है या कितना गलत। अब एबीवीपी ने इस चीज का पुरजोर विरोध किया, क्योंकि उनको फांसी अदालत ने दी थी और यूनिवर्सिटी से इस प्रोग्राम को कैंसिल करने की वो मांग कर रहे थे एबीवीपी के छात्र। यूनिवर्सिटी ने इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया था। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ने इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया था, पर इसके बावजूद फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ स्टूडेंट ने इस कल्चरल प्रोग्राम को कंटिन्यू किया। सबसे पहले तो आप यह क्लियर कर लें कि यह कोई प्रोटेस्ट नहीं था, जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा था कि वहां के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था इस फांसी के खिलाफ। जी नहीं, ये एक कल्चरल प्रोग्राम कैंपस के साबरमती ढाबा के पास अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इस प्रोग्राम के कुछ फोटो और क्रिएटिव फोटो के माध्यम से इस प्रोग्राम में अफजल गुरु और मकबूल के फांसी को जुडिशियल क्राइम बताया जा रहा था। और इस प्रोग्राम के लिए जो स्टेज बना हुआ था, उस स्टेज पर इनके फांसी की सजा और कश्मीर के मुद्दे पर वहां के स्टूडेंट लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, जिसका विरोध फिर से एबीवीपी ने वहां पे किया था। एबीवीपी ने इन घटनाओं को शूट करने के लिए, इसका मीडिया कवरेज करने के लिए 2 मीडिया चैनल्स को वहां पे बुलाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जेएनयू में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। एक और रिपोर्ट है जो ये बताती है कि साल 2015 में भी अफजल गुरु की जो बरसी थी, उस पे कुछ ऐसा ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें स्पीच देने के लिए कश्मीरी लेक्चरर SAR गिलानी को बुलाया गया था, जिन पर 2001 में पार्लियामेंट हमले का आरोप भी लगा था कि उन्होंने करवाया था। इसलिए वहां के छात्र संगठन एबीवीपी ने इस बार मीडिया को इस इवेंट को कवर करने के लिए बुलाया, ताकि यह बातें देश के सामने आ सके। इसी दौरान एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं और आजादी आजादी वाले स्लोगन वायरल हुए थे। अब चूंकि एबीवीपी ने इसका विरोध किया था, तो लेफ्ट विंग के कुछ छात्र, चूंकि इस प्रोग्राम को यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया था और ये अपने मन से फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो जब एबीवीपी ने इसका विरोध किया तो लेफ्ट विंग के कुछ छात्रों ने इसका समर्थन किया था और इस कारण से स्टूडेंट में आपसी झड़प होती है, जिसको शांत करने के लिए यहाँ के पुलिस प्रशासन को आना पड़ता है। पर यह विवाद तब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब किसी मीडिया चैनल को इस विवाद का एक वीडियो हाथ लग जाता है, जिसमें कुछ स्टूडेंट जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे लगाते हुए देखे आसानी से जा सकते थे। अब पूरे देश में जेएनयू के छात्रों को क्रिटिसिज्म मिलने लगता है। अब यह कहानी जितनी सीधी लग रही है उतनी हैवी नहीं, क्योंकि 9 फरवरी वो तारीख थी जिस दिन अफजल गुरु को फांसी दी गई थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफजल के इसी डेथ एनिवर्सरी को मनाने के लिए वहां पे छात्र इकट्ठे हुए थे। अब जब कुछ वीडियो पूरे देश के सामने आ गए थे, इसमें देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, तो उस वक्त के जेएनयू प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार एक स्पीच देते हैं और कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन करते हैं, लेकिन किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी, देश विरोधी नारे या फिर आतंकी समर्थक नारे का हम समर्थन नहीं करते। अब इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने भी इस चीज को सामने आके कहा कि इस इवेंट में जो लोग देश विरोधी नारे लगा रहे थे, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब गौर करने वाली बात यह है कि ऑर्गेनाइजर भी इस चीज को मान रहे थे कि हाँ, इस इवेंट में देश विरोधी नारे लग रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और यही कारण है, और यही बातें कन्हैया कुमार ने भी कही कि जिस तरीके से जेएनयू को इस विवाद में घसीटा जा रहा है और जेएनयू के छात्रों को घसीटा जा रहा है, हम इस चीज की निंदा करते हैं और साथ साथ जो लोग देश विरोधी नारे में सम्मिलित हैं, हम उनकी भी निंदा करते हैं। उस वक्त के जेएनयू उपाध्यक्ष सहला राशिद ने भी यही बातें सबके सामने आके कही थी कि जो लोग नारे लगा रहे हैं वो हमारे लोग नहीं हैं, और जो यह नारे लगा रहे थे
वो लेफ्ट विंग के लोग ने उन्हें उल्टा रोकने की कोशिश किया। ये बातें सहला राशिद ने कही थी कि लेफ्ट विंग ने नारे लगाने वाले को रोकने की कोशिश की है और हम इस घटना की निंदा करते हैं। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आ जाता है कि देश विरोधी नारे लगाने वाले चाहे कोई भी हो वो बचेंगे नहीं। उन्होंने अपने बयान में उस वक्त यहाँ भी कह दिया था कि कहीं ना कहीं इसमें लश्कर तोयबा का कोई हाथ हो सकता है, पर जब बाद में जांच हुआ और यह पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि उन्होंने भी बढ़ा चढ़ा के इस बात को बोल दिया था। अब 9 फरवरी को शुरू हुए इस इवेंट में कुछ प्रोफेसर भी स्पीच देने आए थे। ये अब 9 फरवरी के अगले दिन यानी कि एबीवीपी ने इस प्रोग्राम के विरोध में एक प्रोटेस्ट किया और ऑफिशियली दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की और उन्होंने इस शिकायत में ये कहा कि लेफ्ट विंग एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने लेफ्ट ग्रुप पे आतंकी होने का आरोप लगाया था। अब आज के मीडिया युग में यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था और जैसे जैसे यह वीडियो वायरल हो रहा था सरकार के ऊपर यह दबाव बढ़ रहा था कि वह दोषियों को पकड़े, उससे सजा दिलाए। अब इन घटना के 4 दिन बाद दिल्ली पुलिस आईपीसी की धारा 124 देशद्रोह का मुकदमा लगाकर कन्हैया कुमार को उठा के ले जाके उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर थे उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो थे, उमर खालिद, अर्नब भट्टाचार्य, रामा नागा, आशुतोष, ये सभी भागने में कामयाब रहे थे। लेकिन 10 दिनों के बाद वापस उमर खालिद और अनिवन भट्टाचार्य ने पुलिस के सामने आके आत्मसमर्पण कर दिया था और बाकी जो लोग थे वो भी वापस आके, हालांकि सभी ने आत्मसमर्पण नहीं किया और बाकियों ने ये बोला कि हम पुलिस की जांच में उनका सहयोग करेंगे। दोस्तों, कन्हैया कुमार को जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था वो सन 1870 में कानून, वो अंग्रेजों ने भारतीयों के आजादी के खिलाफ मुहिम को रोकने के लिए वही कानून लगाया था। अब चूंकि विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका था तो इन समय पार्टियों को तो आना ही था। बीजेपी, कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां थी सभी अपने अपने हिसाब से बयान दे रही थी। इसी बीच राहुल गांधी का भी एक बयान आता है कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त, ये सर्टिफिकेट बीजेपी नहीं बांट रही है। तो वहीं जेएनयू का वो दौरा भी करते हैं। सीताराम येचुरी भी जेएनयू का दौरा करते हैं। डी राजा भी उस वक्त जेएनयू के सपोर्ट में आते हैं और यहाँ के छात्रों के समर्थन में वो वहां पहुंचते भी हैं एक एक करके। जबकि बीजेपी ठीक जैसा कि उनको करना था इसके विपरीत वो इन सभी को देशद्रोही बताते हैं। पर आम आदमी पार्टी तो इससे एक कदम आगे बढ़ के एक अलग ही थ्योरी प्रस्तुत करती है। वो दिल्ली पुलिस को एक कंप्लेंट दर्ज करती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे एबीवीपी के छात्र लगा रहे थे। अब जिस वीडियो को दिखाकर आम आदमी पार्टी ने एबीवीपी पे इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे एबीवीपी के लोग लगा रहे थे, वो वीडियो डॉक्टर्ड और फर्जी निकला। ठीक उसी तरीके से जैसे जो वीडियो दिखा के बीजेपी ये बोल रही थी कि कन्हैया कुमार देश विरोधी नारे लगा रहे थे, वो वीडियो भी फर्जी था। यानी कि दोनों तरफ से जो इल्जामों का दौर था वो एक फर्जी वीडियो से लगाया जा रहा था। यानी कि दोनों फर्जी वीडियो से दोनों पक्षों को फंसाया जा रहा था। इसी बीच कन्हैया कुमार 18 फरवरी को अपना जमानत के लिए अपील करते हैं और 2 मार्च को कोर्ट उनको जमानत भी दे देती है। लेकिन उमर खालिद और अनिवन भट्टाचार्य को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। यहाँ उन्हें 17 मार्च को जमानत मिली। लेकिन जमानत देते वक्त कोर्ट ने ये साफ साफ कहा था कि चूंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस प्रोग्राम में उमर खालिद शामिल थे, इसलिए वो शहर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ओवरऑल यह पता चला कि जो 7 वीडियो वायरल हुए थे उनमें से 3 वीडियो एडिटेड थे और बाकी उन्हीं 3 एडिटेड वीडियो से एक दूसरे पे इल्जाम लगाया जा रहा था। लेकिन जो बाकी 4 वीडियो थे जिसमें देश विरोधी नारे लग रहे थे वो सही थे, वो फर्जी नहीं थे। यानी कि इन्वेस्टिगेशन में ये तो साबित हो जाता है कि वहां पे ऐसी घटना हुई थी। हाँ, कन्हैया कुमार उसमें सीधे तौर पे शामिल नहीं पाए गए थे। दिल्ली सरकार के इन्वेस्टिगेशन में भी कन्हैया कुमार पर कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया। पर बाकी जो वीडियो थे उनमें एक बात कंफर्म थी कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे। इसका एक प्रूफ यह भी है कि जब जेएनयू ने अपनी आंतरिक इन्वेस्टिगेशन की, इंटरिम इन्वेस्टिगेशन की, तो इन सारे वीडियो पर जो कि वायरल थे तो उन्होंने कई हजार स्टूडेंट को जेएनयू के रूल तोड़ने के लिए पनिशमेंट दिया था। यूनिवर्सिटी ने कन्हैया कुमार पर 10,000 का फाइन लगाया था और उमर खालिद और जो बाकी इवेंट ऑर्गेनाइजर थे उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। जी हाँ, उमर खालिद और बाकी ऑर्गेनाइजर को जो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इस चीज को ऑर्गेनाइज किए थे उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया था जेएनयू के द्वारा। कुछ स्टूडेंट्स को फाइन लगाया और उन्हें हॉस्टल से बाहर कर दिया गया था और उन्हें यह कहा गया कि आप सारी जवाबदेही और आप सभी लोगों के इस क्रम के कारण जेएनयू बदनाम हो रहा है। विवादों में एक नाम जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था वह नाम था कन्हैया कुमार का। अब कुछ लोग उनको अपना हीरो समझते हैं और कुछ लोग उनको विलन, पर सच यह है कि जो ऐसे मुद्दे पर जेल जाते हैं वो नेता जरूर बनते हैं। कन्हैया के साथ भी ऐसा ही हुआ। कन्हैया इन विवाद के बाद पूरे तरीके से फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गए। अब हम आपको बताने वाले हैं जेएनयू का कश्मीर कनेक्शन। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है पर क्या कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन ही कुछ ऐसा है। तो अब हम जानते हैं कि जेएनयू का कश्मीर कनेक्शन क्या है। क्योंकि कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ की जो विंग है, लेफ्ट विंग खास करके,
इन कश्मीरी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करने के लिए जो कश्मीर के मुद्दे हैं उस पर उन कश्मीरियों का वो साथ देते हैं। दोस्तों, चाहे वो कश्मीर विवाद हो या 9 फरवरी वाला मैटर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट का ही ये समस्या है, बल्कि जैसा कि आपको ये पता होगा कि 9 फरवरी वाले इवेंट में जेएनयू के प्रोफेसर ने भी स्पीच दी थी, जिनका नाम था निवेदिता मेनन। स्पीच के दौरान निवेदिता मेनन ने कश्मीर को भारत का इलीगल हिस्सा बताया था, जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ और ये अभी भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। इसे मिलता जुलता एक सीन कश्मीर फाइल्स मूवी में भी दिखाया गया है। साल 1991 में शहाबुद्दीन गौरी नाम के जेएनयू स्टूडेंट को हिजबुल के डिप्टी कमांडर के साथ मिले होने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। साल 1996 में बादल घाना ने एक ओपन लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि कश्मीर में जेएनयू के कुछ ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं जो कश्मीर से जेएनयू के अंदर आ चुके हैं और वहां के स्टूडेंट्स को इस मुद्दे पे भटकाते हैं। बादल घाना ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि हॉस्टल में स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ सेपरेटिस्ट भी रहते हैं। अब एक चीज और है, जब मनमोहन सिंह को वहां पे काले झंडे दिखाए गए थे तो वह ज्यादा वायरल क्यों नहीं हुआ? इसका एक कारण था क्योंकि लेफ्ट विंग वहां पे उस वक्त यूपीए सरकार को, जो लेफ्ट पार्टी थी, वो समर्थन भी दे रही थी उनकी सरकार में। यूपीए की सरकार उस वक्त अमेरिका का समर्थन कर रही थी और ईरान का नहीं, जिस कारण से जेएनयू के छात्र काफी गुस्सा हुए थे। बात यह है कि आखिर जेएनयू में ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो कैसे पाते हैं? जेएनयू के स्टूडेंट कंट्रोवर्शियल इवेंट ऑर्गेनाइज कर कैसे पाते हैं? क्योंकि यहाँ उनके अंदर ही कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं और कुछ ऐसे लोगों का वहां समर्थन प्राप्त है जो ऐसा करवाना चाहते हैं, क्योंकि खुद प्रोफेसर इस तरह के प्रोग्राम में अपना लेक्चर देते हैं और वो इसको होस्ट भी करते हैं। धारा 370 हटने के खिलाफ भी कश्मीर वाले मुद्दे पे जेएनयू में एक बहुत ही भयंकर विरोध हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की एक आर्टिकल के अनुसार जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी तो चीन ने फ्री ट्रिप और वहां के फैकल्टीज को गिफ्ट्स के बहाने अपने में उनको मिलाना चाहा था और अपने पक्ष में करना चाहा था। 2010 में दंतेवाड़ा में शहीद हुए जवानों के विपक्ष में एक प्रोग्राम वहां ऑर्गेनाइज किया गया था और वह भी इसी तरह का एक विवाद था जो जेएनयू को बदनाम करता है। जेएनयू के अंदर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। आपको याद होगा साल 2016 आतंकी बुरहान वानी को भारतीय सेना ने बहुत ही बहादुरी से मार डाला था। तो उस वक्त उमर खालिद, जो कि बुरहान वानी के समर्थन में उसकी मौत के बाद 3 दिन के बाद एक फेसबुक पोस्ट भी करता है, वो 30 जुलाई 2015 को याकूब मेनन को जो फांसी होती है उसके खिलाफ भी जेएनयू में प्रोटेस्ट होता है और एक शोक संगठन यानी कि शोक संदेश वहां पे दिया जाता है। अब इन मुद्दे में दोष किसका है? इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, उसके लिए आप किसको दोष दें? यह सच है और ये एक प्रश्न है। आप जेएनयू प्रशासन को दोष दे सकते हैं, आप दिल्ली सरकार को दोष दे सकते हैं, पर इसका एक पहलू यह भी है कि केंद्र में जो देशभक्त कहने वाली खुद सरकार बैठी हुई है, क्या हम और आप इन चीजों को इतना अच्छी तरीके से जानते हैं? क्या वो ये बात को नहीं जानते हैं? तो प्रश्न ये उठता है कि क्या वो इसे होने देना चाहते हैं या फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जेएनयू पे उनका बस नहीं चलता? दोस्तों, ये एक बहुत ही जटिल मुद्दा है कि आखिर इस प्रोग्राम को कोई ऑर्गेनाइज करवा रहा है या फिर कोई इसको होने दे रहा है। फायदा इसमें दोनों का है। दोनों पक्ष अपने अपने वोट बैंक को इस तरह के प्रोग्राम से साधते हैं ताकि उनका वोट बैंक खिसके नहीं किसी जेन्युइन मुद्दे पे, ताकि महंगाई, बेरोजगारी या बाकी जो भी अलग मुद्दे हैं वो मुद्दा दुनिया में, देश में छिपा रहे और ये मुद्दे उभरते रहे ताकि हमारा वोट बैंक दोनों पक्ष का पोलराइज होता रहे। दोस्तों, जेएनयू कंट्रोवर्सी की बात तो बहुत हो गई और अगर आप इस वीडियो को इतना दूर तक देखते हुए आ गए हैं तो शायद आपको लग रहा हो कि जेएनयू बहुत ही खराब जगह, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जेएनयू का एक पक्ष था। जेएनयू जो कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद भी जेएनयू हमारे देश में अभी भी बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। यहाँ से बहुत ही बड़े बड़े नाम पास आउट हुए हैं। जेएनयू में अभी तक मिडिल क्लास नेता, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े अधिकारी इस देश को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी दिए हैं। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं, रूस, नेपाल, लीबिया और बहुत सारे देश के मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे पढ़ाई कर चुके हैं। कि विदेश मंत्री जो कि बहुत ही फेमस है, उन्होंने भी जेएनयू में पढ़ाई की थी। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में जेएनयू से पीएचडी की थी। वो 1977 में फॉरेन सिविल सर्विस ज्वाइन किए थे। यहीं से पढ़ने के बाद हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी यहीं पर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई और एमए की थी। एमफिल भी उन्होंने किया था यहीं से। अभिजीत बनर्जी, नोबेल प्राइज विनर, ने भी यहाँ से ही इकोनॉमिक्स में एमए किया था। नेपाल के 34वें प्रधानमंत्री बाबूलाल भट्टारा ने भी यहाँ पे पढ़ाई की थी। 2012 से 2020 तक रूस के प्रधानमंत्री रहे दिमित्री मेदवेदेव ने भी यहाँ जेएनयू से ही पढ़ाई की थी। उन्होंने यहाँ फिलॉसफी से डॉक्टरेट की उपाधि धारण की थी। मेनका गांधी ने भी जेएनयू से ही पढ़ाई की थी। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया देवाशीष पांडा ने भी जेएनयू से पढ़ाई की थी।
दीपक रावत, जिनका नाम आप सभी अच्छे से जानते होंगे, एक फेमस आईएएस अफसर हैं। उनकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो भी आती हैं। उन्होंने भी जेएनयू से ही पढ़ाई की थी। जेएनयू दुनिया के 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम साइन करता है। यह क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 600 यूनिवर्सिटी में हर बार आता है। जेएनयू से पास आउट इन बड़े बड़े हस्तियों को देखकर तो यही लगता है कि आखिर जेएनयू बेस्ट क्यों है। जिस काम के लिए इस यूनिवर्सिटी को खोला गया था, यह यूनिवर्सिटी उस चीज को अच्छे से निभा रही है। जेएनयू की जो कंट्रोवर्सी है, उसके अच्छा और बुरा दोनों पक्ष जान के एक चीज जो पर्सनली हमको लगती है कि जेएनयू में जब इतने सारे विवाद होते हैं, इतना कंट्रोवर्सी होता है, हाल ही में ये ब्राह्मण वाला या जो भी जिहादी वाला मैटर दीवार पे लिखा गया था, क्या इस चीज को सरकार रोक नहीं सकती है अगर वो अच्छे मन से चाहे? या फिर इस तरीके घटनाओं को बढ़ावा देने वाले जो प्रोफेसर्स हैं, क्या उन पे लगाम नहीं कसी जा सकती है? कहा जाता है ईच कॉइन हैज टू फेसेस, और ये सच है कि किसी को गिलास आधा भरा तो किसी को आधा खाली दिख रहा है। अब ये देखने का नजरिया आपका है कि आप जेएनयू को कैसे देखते हैं। बाकी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जेएनयू एक हमारे देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी है और हमारे देश का एक धरोहर। अब इसको कैसे बचाना है, ये जिम्मेदारी वहाँ के स्टूडेंट, हमारी, आपकी और सबसे महत्वपूर्ण इस देश की सरकार की भी है। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जेएनयू को बचाने की लड़ाई के साथ खड़े हैं, जो रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं।